नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। और आज स्वदेश एजेंडा में बात रोजगार की। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से सुर्खियों में रहा। देश ने एनडीए की सरकार को चुना, प्रतिनिधित्व पीएम मोदी ही कर रहे हैं। पिछले 10 साल भी उनके पास ही मौका था। ऐसे में रोजगार को लेकर कितना हम बढ़े और कितना घटे, ये एक बड़ा सवाल है। 2023 के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो संगठित वित्तीय वर्ष में करीब 5.2 करोड़ नए रोजगार जनरेट हुए। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में 51.40 करोड़ पर्सन ईयर्स रोजगार पैदा हुए। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पिछले 10 साल में 19.79 करोड़ रोजगार सरकारी योजनाओं के जरिए पैदा हुए, जबकि 31.61 करोड़ रोजगार सरकार की लोन आधारित योजनाओं के कारण बने। यानी रोजगार का बढ़ता हुआ स्तर तो देखा गया, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ और आगामी समय में यह सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। रोजगार देश में एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है। चुनाव आते जाते रहते हैं, पर ये मुद्दे आज भी जस के तस बने हुए हैं। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में 51.40 करोड़ पर्सन ईयर्स रोजगार पैदा हुए। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पिछले 10 साल में 19.72 करोड़ रोजगार सरकारी योजनाओं के जरिए पैदा हुए, जबकि 31.61 करोड़ रोजगार सरकार की लोन आधारित योजनाओं के कारण बने। घरेलू शोध संस्थान स्कॉच की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। स्कॉच की रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव इम्पैक्ट ऑफ मोदीनॉमिक्स द पैराडिगम शिफ्ट्स के मुताबिक साल 2014 से 2024 के बीच सालाना कम से कम 5.14 करोड़ पर्सन ईयर्स रोजगार पैदा हुए। पर्सन ईयर इस बात का पैमाना होता है कि किसी व्यक्ति ने पूरे साल कितने घंटे काम किया। ये रिपोर्ट 80 केस अध्ययन पर आधारित है। इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के आंकड़ों और लोन लेने वाले लोगों को शामिल किया गया है। इस स्टडी के लिए क्रेडिट वाली योजनाओं और सरकारी योजनाओं को शामिल किया गया। क्रेडिट वाली योजनाओं ने सालाना 3.16 करोड़ रोजगार पैदा किए, जबकि सरकारी योजनाओं से 1.98 करोड़ रोजगार पैदा हुए। 2014 से शुरू की गई कई सरकारी योजनाओं की बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हुए हैं। इस स्टडी में केंद्र सरकार की 12 योजनाओं को शामिल किया गया था। इसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, RSETI, ABRY, PMEGP, SBMG, PLI और PM स्वनिधि योजना शामिल है। भारत में रोजगार की स्थिति को देखें तो नवीनतम CMI रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर में कमी आई है, जो पिछले महीने 8.55% से घटकर फरवरी में 7.93% हो गई। ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.48% से बढ़कर 7.23% हो गई। भारत की कुल बेरोजगारी दर में भी वृद्धि देखी गई। जनवरी में 7.14% से बढ़कर फरवरी में 7.45% हो गई। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि ये सुधार कोविड-19 महामारी से पहले और उसके दौरान आर्थिक संकट के दौर के साथ हुआ है। 2019 से दीर्घकालिक गिरावट के बाद हाल के वर्षों में भारत में श्रम बाजार संकेतकों जैसे बाल श्रम भागीदारी दर, कार्यबल भागीदारी दर और बेरोजगारी दर में विरोधाभासी सुधार हुए हैं। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 26 मार्च 2024 को जारी भारत रोजगार रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सुधार कोविड-19 महामारी से पहले और उसके दौरान आर्थिक संकट की अवधि के साथ हुआ है। इसकी एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट में रोजगार की खराब स्थितियों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। गैर कृषि रोजगार की ओर धीमी गति से संक्रमण की स्थिति उलट गई है। स्वरोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्यों में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से महिलाएं जिम्मेदार हैं। युवाओं के रोजगार की गुणवत्ता वयस्कों के रोजगार की तुलना में खराब है। मजदूरी और आय स्थिर या घट रही है। 2004 से 2005 और 2021 से 2022 के बीच रोजगार की स्थिति सूचकांक में सुधार हुआ है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और यूपी इस पूरी अवधि में सबसे निचले पायदान पर रहे हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और गुजरात शीर्ष पर बने हुए हैं। ये सूचकांक 7 श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित है। नियमित औपचारिक कार्य में नियोजित श्रमिकों का प्रतिशत, आकस्मिक मजदूरों का प्रतिशत, गरीबी रेखा से नीचे स्वनियोजित श्रमिकों का प्रतिशत, कार्य भागीदारी दर,
आकस्मिक मजदूरों की औसत मासिक आय, माध्यमिक और उच्च शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर और रोजगार और शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं आने वाले युवा। रोजगार की गुणवत्ता को देखें तो अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि हुई है। औपचारिक क्षेत्र में लगभग आधी नौकरियां अनौपचारिक प्रकृति की हैं। स्वरोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्यों में भी वृद्धि हुई है, खासकर महिलाओं के लिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 82% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं और लगभग 90% अनौपचारिक रूप से कार्यरत है। स्वरोजगार रोजगार का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। 2022 में 55.8% और आकस्मिक और नियमित रोजगार क्रमशः 22.7% और 21.5% है। 2000 से 2019 के बीच स्वरोजगार की हिस्सेदारी लगभग 52% के आसपास स्थिर रही। नियमित रोजगार में लगभग 10% अंकों की वृद्धि हुई, जो 14.2% से बढ़कर 23.8% हो गई। 2022 तक ये स्थिति उलट गई। स्वरोजगार बढ़कर 55.8% हो गया, जबकि नियमित रोजगार की हिस्सेदारी घटकर 21.5% रह गई। आकस्मिक रोजगार लगातार घटकर 2022 में 22.7% रह गया, जो 2000 में 33.3% था। ऐसे ही संरचनात्मक परिवर्तन को देखें तो 2018-19 के बाद गैर कृषि रोजगार की ओर धीमी गति से बदलाव हुआ। कुल रोजगार में कृषि का हिस्सा 2000 में 60% से घटकर 2019 में लगभग 42% रह गया। ये बदलाव बड़े पैमाने पर निर्माण और सेवाओं द्वारा अवशोषित किया गया, जिनकी कुल रोजगार में हिस्सेदारी 2000 में 23% से बढ़कर 2019 में 32% हो गई। रोजगार में विनिर्माण की हिस्सेदारी 12 से 14% पर लगभग स्थिर बनी हुई है। वर्ष 2018-2019 से कृषि रोजगार में वृद्धि के साथ ये धीमा परिवर्तन रुक गया है या उलट सा गया है। बात युवा रोजगार की करें तो युवाओं के रोजगार में वृद्धि हुई है, लेकिन काम की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है। विशेष रूप से योग्य युवा श्रमिकों के लिए वर्ष 2000 से 2019 के बीच युवाओं में रोजगार और अल्प रोजगार में वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के वर्षों के दौरान इसमें कमी आई। हालांकि युवाओं, विशेषकर माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा वाले युवाओं में बेरोजगारी समय के साथ बढ़ती गई है। शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर 2000 में 23.9% से बढ़कर 2019 में 30.8% हो गई, लेकिन 2022 में घटकर 18.4% हो गई। अब आने वाले समय में इसका हल निकालने के लिए 5 प्रमुख नीतिगत क्षेत्र हैं। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करना, श्रम बाजार असमानताओं को दूर करना, कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को मजबूत करना, श्रम बाजार पैटर्न और युवा रोजगार पर ज्ञान की कमी को पूरा करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उदय से रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता है और भारत में आउटसोर्सिंग उद्योग बाधित हो सकता है, क्योंकि कुछ बैंक ऑफिस कार्यों को AI द्वारा संभाल लिया जाएगा। उभरती हुई देखभाल और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में निवेश और विनिमय की आवश्यकता है, जो उत्पादक रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। नौकरी की सुरक्षा की कमी, अनियमित वेतन और श्रमिकों के लिए अनिश्चित रोजगार की स्थिति गिग या प्लेटफॉर्म कार्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। उत्पादक गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीतियों की आवश्यकता है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, क्योंकि अगले दशक के दौरान भारत में श्रम बल में प्रतिवर्ष 7 से 8 मिलियन युवाओं के जुड़ने की संभावना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को और अधिक सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से डिजिटलीकरण और AI जैसे उपकरण प्रदान करके और विनिर्माण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाकर। अब इन चुनौतियों से कैसे सरकार निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो घटता रोजगार कौन जिम्मेदार? सवाल तो बड़ा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि शुरू से अभी तक सब कुछ में कमी ही देखी गई है। कभी ग्राफ बढ़ा तो कभी ग्राफ घटा भी है। अब यहाँ पर यह बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि वर्तमान स्थिति में हम किस पोजीशन पर हैं, कहां पर हैं। पिछले 10 सालों की यदि बात करें तो देखिए, वो नेतृत्व भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस बात की बात करें तो इस बार भी देख लीजिए NDA की सरकार, लेकिन चेहरा और नेतृत्व की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है। अब जिम्मेदारियां बहुत बढ़ती हैं, जहां तक एक सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का होता है। हर इलेक्शन होते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये चलता रहता है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हुआ। कभी किसी ने कहा कि बहुत अच्छे से हम संतुष्ट हैं या रोजगार भरपूर रूप से मिल रहा है। हर
इलेक्शन में आप ये देखिए एक बड़ा मुद्दा बन के रोजगार और बेरोजगारी आती ही है। ये बात सच है कि सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ों पे काम किया गया, चाहे मेक इन इंडिया हो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिस पर काम करने की, आगे लाने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है, कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर वर्कआउट किया गया है, उसके जरिए रोजगार प्रदान किए गए हैं। लेकिन फिर भी ये जो ग्राफ बढ़ा और घटा, और वर्तमान स्थिति में खास तौर पर जो एजुकेटेड युवा हैं, जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास क्या वो सारी चीजें आज भी हैं? तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है आने वाले समय के लिए। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष अब से कुछ देर में रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल जी, फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनका भी स्वागत करती हूँ। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिव कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। शिव कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं दीपक कुमार गुप्ता। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आर्थिक विश्लेषक हैं सीए पुष्प कुमार साहू। पुष्प कुमार साहू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले यहाँ पे खेमचंद जी आपसे करती हूँ। पहले मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है खेमचंद जी, म्यूट किया है क्या आपने? नमस्कार, आवाज आ रही है? आपकी आवाज? हाँ हाँ खेमचंद जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। खेमचंद जी, रोजगार को लेके आने वाले समय में, वर्तमान स्थिति में भी, आने वाले समय में भी कितनी बड़ी चुनौती ये मानते हैं आप अपनी सरकार के लिए भी, और निश्चित तौर पर वर्तमान जो स्थिति बनी है, क्या उसमें एक प्रोग्रेस हम देख पाएंगे और किस दिशा में जाके देख पाएंगे, ये मैं इस पर पहले बात करूंगी। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में रोजगार पे बहुत काम किया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी होती हैं या फिर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां, वही नौकरियां होती हैं, उससे आगे निकल के उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि भाई जितने भी हम सब जो ट्रेडिशनल समाज हुआ करता था, गांव एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था, टाउन एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था, तो उन्होंने जो हमारे ट्रेडिशनल काम धंधे थे उनको भी खड़ा करने में मदद की। और आपने देखा होगा 40 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने मुद्रा के अंतर्गत लोन दिए गए। किसानों को हम लोगों ने लोन दिया। किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो किसानों के युवा हैं वो अपने गाँव में या अपने गाँव के आसपास भी उद्योग धंधे खड़े कर पाए, पशुपालन कर पाए, मत्स्य पालन कर पाए, मछली पालन कर पाए। ये सारी चीजें बढ़ावा देने का काम मोदी जी ने किया। और उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में लगभग 20 से 25 करोड़ जो रोजगार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कार्यकाल में पैदा हुए। और वैसे लगभग 20 करोड़ के आसपास रोजगार जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें पैदा हुए। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक ट्रेडिशनल वे से बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स काम किया, और उसी से हमारी इकोनॉमी को भी मदद मिली, हमारे युवाओं को भी मदद मिली। क्योंकि हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो उसमें रोजगार एक हमेशा चैलेंज रहता है। तो इसमें ट्रेडिशनल वे की बजाय आउट ऑफ बॉक्स की हम एंटरप्रेन्योर बनाएं, अपने जो हाथ के काम है उसको हम मजबूत करें, अपने स्किल को मजबूत करें। तो मोदी जी ने भिन्न भिन्न योजनाएं भी चलाई। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो हमारे ट्रेडिशनल जितने भी कारीगर हैं उनको मजबूत करने का काम किया, उनको इक्विप करने का काम किया कि वो अपने जो काम धंधे हैं उनको सरकारी सहायता से और चलाएं, खुद को भी रोजगार दें, 4 और लोगों को भी रोजगार दें। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले समय भी मोदी जी का जो फोकस है वो रोजगार पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, युवाओं के डेवलपमेंट पे है, महिलाओं के डेवलपमेंट पे है, किसानों को मजबूत करने पे है, और सेनाओं को और हमारा जो सिक्योरिटी का तंत्र है उसको मजबूत करने पे है। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तेजी से कर रहे हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बिना रोजगार के नहीं हो सकता, उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैदा होते हैं। तो आज आप देखेंगे कि पिछले बजट में भी जो बजट प्रस्तुत किया गया था, बजट 11.11 लाख करोड़ रुपीज का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान था। और अभी जो बजट आएगा उसमें भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर फोकस इस सरकार का रहने वाला है। तो ये सब जितने भी इनिशिएटिव है जो मैं समझता हूँ और जो मैंने अपने सीनियर से सुने हैं, सबके सब काम ये सरकार ने, मोदी जी ने क्लियर कर दिया है कि जॉब ओरिएंटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी काम बिना जॉब ओरिएंटेड हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो भी हो रही है वो जॉब ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हो रही है। और आने वाले समय में हमारे युवाओं को नए नए मौके मिलेंगे, ना सिर्फ ट्रेडिशनल वे में बल्कि टेक्नोलॉजी में। 1 लाख करोड़ का जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मैं बस 30 सेकंड और लूंगा, एक बजट बनाया जिसमें आने वाले समय में जो जॉब रहेंगी, जैसे 5G इनेबल डिवाइसेज रहते हैं, एज डिवाइसेज रहते हैं, IoT डिवाइसेज रहते हैं,
जो ऑटोमेटिकली रिमोटली हमारे अप्लायंसेज को, हमारे घर को, हमारे ऑफिस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारे डिवाइसेज पे R&D हो, रोबोटिक पे R&D हो, AI पे R&D हो, और इसमें युवा जो काम करना चाहते हैं, इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, उनको सरकार मदद करे। तो सरकार ने उसके लिए प्लान किया है, रिसर्च लैब बनाई है, फंड एलोकेट किया है, ताकि युवाओं की मदद की जा सके और फ्यूचर की जो जॉब है उन जॉब के लिए हम अपने देश को और अपने युवाओं को तैयार कर सकें। तो आने वाले समय में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगी, अच्छा भविष्य रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये तो फ्यूचर की बात है और प्रेजेंट से हम फ्यूचर में किस तरह से जाएंगे और पिछली बार से हम कैसे यहाँ तक आए हैं, ये सारे पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगी। कई सारे सवाल हैं, लेकिन एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए फिर वापस आती हूँ। स्वामीनाथ जी तो अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। शिव कुमार जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी। शिव कुमार जी, रोजगार एक ऐसा मुद्दा कि बहुत ज्यादा मुझे ब्रीफ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत सीधा सटीक सा सवाल है, वर्तमान स्थिति में ये मुद्दा है, पिछले इलेक्शंस में भी मुद्दा था, जितने इलेक्शन से हमेशा ये मुद्दा बना होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, या अभी खेमचंद जी जो कह रहे थे, बहुत सारे प्लानिंग्स कर रखे हैं, बहुत सारा एक वाकई में ये तो है कि पॉइंट वाइज यदि समझे तो हर तरह से हर सेक्टर में क्रिएट करने की कोशिश की है। अब सवाल है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। जैसे कि वो कह रहे हैं बहुत सारे रोजगार हैं, प्लानिंग्स हैं, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, बजट भी बहुत सारी चीजों पर आ रहा है, तो इम्प्लीमेंट कहाँ होता है? वो तो हर बार ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई बजट आएगा या रोजगार को लेकर सोचा जा रहा है, वो तो हर बार साल दर साल होता है, लेकिन वो स्थिति नहीं हो पा रही जो हम देखना चाहते हैं। देखिए, समस्या तो यही होती है कि जैसे एक मैं एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, कितना करोड़ लाखों करोड़ रुपए उन्होंने उस पर बर्बाद कर दिए, लेकिन उसका अल्टीमेटली जो कंक्लूजन आया वो आपने क्या देखा? गंगा वैसी की वैसी है। क्या वो पवित्र हो गई? क्या वो साफ हो गई? क्या नाले उसमें पड़ना बंद हो गए? मैं ये कहता हूं कि जब तक आप ठोस रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आपको नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर आप रोजगारी, इस चुनाव में भी आपने देखा कि बेरोजगारी एक पहला मुद्दा था। हम इसको अगर पहला मुद्दा कहें, पहला पॉइंट कहें तो कहीं ये अतिशयोक्ति नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई, ये लगातार विपक्ष ने मुद्दे बनाए और उन्हीं मुद्दों का रिजल्ट ये है कि ये 240 पे रुक गए। तो आखिरकार इन्होंने 10 साल में, मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार के लिए 5 साल इनफ नहीं होते हैं। 5 साल उसको समझने में लगते हैं कि कैसे क्या देश के लिए एक स्कीम बनाया जाए, क्या करना चाहिए, इसमें 5 साल चले जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट जब 5 साल होते हैं तो आपके पास एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आप देश में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट फिर नेक्स्ट में मिलेगा, लास्ट में आके। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि इनकी 5 साल की सरकार पहले की और दूसरे 5 साल की सरकार में कहीं भी ये चीज देखने को नहीं मिली। अगर मिली होती तो निश्चित तौर पर ये विपक्ष का मुद्दा नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सरकार इसमें फेल रही और जनता ने हमारी बात को समझा, उनका आक्रोश था। क्योंकि आप सोचिए, अगर कोई भी एग्जाम, एक बच्चा अगर घर से जाता है ग्रेजुएशन करने के बाद कोचिंग सेंटर पे पढ़ाई करने के लिए कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा और उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो कितना बड़ा लॉस होता है। लेकिन उसके बीच में जब ये आ जाए कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, और ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली एक सीरीज बन गई पेपर लीक होने की, तो उस देश का हालात क्या होगा ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हो, सब जानते हैं, सब इस दौर से गुजरे हैं, जो भी कम से कम पढ़ा लिखा है। और खास तौर पर वो माँ बाप जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखते हैं कि स्नातक होने के बाद वो कम से कम एक सरकारी नौकरी करेगा और मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्य है इस देश का। तो आखिरकार मैं इस चीज को बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर मोदी सरकार के राज में कहीं किसी डिपार्टमेंट ने तरक्की की है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं वो का डिपार्टमेंट था कि उन्होंने उसमें ये दिखाया है कि अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, और वो काफी हद तक उसमें सफल भी हुए। लेकिन क्या इनके दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो सफल हुए? ये इनको ये खुद विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। ठीक है शिव कुमार जी, ठीक है, वापस आती हूँ।
स्वामीनाथ जायसवाल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए सवाल अगला आप ही से लेती हूँ और उसके बाद तमाम विश्लेषक हैं उनसे भी राय लेंगे। स्वामीनाथ जायसवाल जी, बात चल रही है घटता रोजगार, कौन जिम्मेदार? अब जिम्मेदार तो देखिए जब जिसके समय पे ये तमाम चीजें हुई हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। पर मकसद सिर्फ कटघरे में खड़ा करना नहीं है, क्योंकि प्रयास तो सरकार ने किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि कभी प्रयास नहीं किया। मेक इन इंडिया की बात करें, स्किल इंडिया की बात करें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें। अभी बीजेपी कह भी रही थी कि आगे भी बहुत सारे फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। जहां तक सरकारी नौकरी की बात अभी समाजवादी पार्टी कर रही थी, तो देखिए सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सच है कि उस तरफ बढ़ने के लिए जितने रिक्त पद हैं या उस पर आप करवाते हैं, उसका जो प्रोसेस है उसमें जाना है, लेकिन हमें बाकी क्षेत्रों की तरफ भी देखना पड़ेगा। आज कितने सारे क्षेत्र में रोजगार हो सकता है, नहीं हो पा रहा है। जो भी समस्याएं हैं, मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से सरकार का, क्योंकि एक फोकस्ड होता है इन तमाम चीजों पे, बड़े बड़े बजट को लेके आप तमाम चीजों को लेके करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आप वहां पे कैसे दे सकते हैं, आप कैसे बढ़ा सकते हैं। नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सब मंथन करने की एक जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन ये जो मुद्दा है, कभी ऐसा जवाब नहीं आया कि हाँ पूरी तरह से रोजगार है, सब संतुष्ट है। इस पर पहले भी परेशान थे, इस पर आज भी परेशान है और आने वाला समय पे अभी मैं कोई टिप्पणी अभी फिलहाल करूंगी नहीं। जैसे आप बता रही हैं, रोजगार के लिए बहुत काम किए। रोजगार के नाम पे ही सरकार आई थी। पहले बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी का वादा करके आए थे। आज देश का वो हालात हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश के युवाओं में जो आप देखे होंगे आक्रोश, जो भीड़ लगती थी हम लोगों के इंडिया गठबंधन के सभाओं में, चाहे प्रयागराज हो, आजमगढ़ और तमाम जगहों पे, तो आज युद्ध है। हमारे युवा जिस तरह से विक्षुब्ध हुए हैं, जो आज रेलवे का दुर्घटना हो रहा है कि इनका जो जिस तरह से अभी 298 बालासोर में हुआ, और आप देखी होंगी अभी बंगाल में जो हुआ, पहले कानपुर में हुआ, ये तमाम घटनाओं ये कारण है कि लोको पायलट का पद खाली है। 4 ग्रेड 3rd ग्रेड का 3-4 लाख पदें खाली पड़ी, रिक्त पड़ी है। सरकार सरकारी पद पर नहीं लाना चाहती है, क्योंकि पहले बड़े बड़े बातें करते हैं। 35 लाख संस्थानों में जो सरकारी संस्था है उसमें नौकरी पद का खाली पड़ा रहना है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर सरकार 2 करोड़ नौकरी की बात करके आई। 10 साल के 11वें साल में तीसरे चरण में जा रहे हैं। 9,27,000 सिर्फ नौकरियां दी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। तो देश जिस तरह से अग्निवीर अग्निपथ योजना लाकर नाकामी को अपना, जिस तरह से अग्निवीर वाले जो हमारे योद्धा है वो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा और सियाचिन के बॉर्डर पर जाकर युद्ध नहीं कर सकते हैं -25 डिग्री पे, और 75 साल का आदमी देश में पेंशन लेगा और वो शहीद जो होगा उसको पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी ऐसी व्यवस्था लाई जा रही है। आप बोले स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप ऑफ इंडिया, बब्बर शेर लगा के पूरे देश में दिखाया गया, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं काम किया गया जिसमें नौकरियां मिलते रहे। प्राइवेट कंपनी वाला नौकरी निकाल रहा है, 10-20 हजार नौकरी पर 10-10 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों के लिए। तो यह देश का दुर्भाग्य है। नौकरी के नाम पे सरकार आई, लेकिन नौकरी भी क्षुब्ध है। 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई चल रहा है, लोग दर दर भटक रहे हैं। श्रमिकों को जिस तरह से कल कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री, जो नया निर्माण कहाँ हुआ है, पूरे बताइए कौन सा प्रदेश में हो गया निर्माण। तो लोग, किसान परेशान है। किसान को कह दिया जाता है किसान निधि दे दिए, किसानों का कर्ज नहीं माफ होता है। आप कहते हो तिजोरी खाली है, 16 लाख करोड़ अपने मित्र बंधुओं का लोन माफ कर देते हो। तो तमाम मुद्दे देश के सामने है। अब विपक्ष में हमारा प्रतिपक्ष का लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी बने हैं और नेतृत्व में अब एक सामने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव में बोले कौन है राहुल, हम जानते नहीं है। तो इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया। उनको अपने संकल्प पत्र पर लेके आए माननीय प्रधानमंत्री जी। एक बार भी चर्चा संकल्प पत्र 10 साल के कामों को नहीं गिना है, खाली दूसरे पर नेहरू जी, इंदिरा जी और कांग्रेस और शहजादे, फिर पहुंच गए मंगलसूत्र से लेकर मुजरा तक, लेकिन अपने किए गए कितना नौकरी दिए हैं। हम वादा करके आए थे 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने की बात करके, तो कितना दिए हैं, किन किन इंडस्ट्रीज में दिए हैं, कौन कौन संस्थाओं में दिए हैं। ये सारी बातें जो था तो लीपा पोती करके जिस तरह से सरकार
बार बार झूठ बोलती है। जनता जान गया कि झूठ और जुमलों के बादशाह माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। खाली जुमले बेचे जाते हैं, नौकरी नहीं दिए जाते हैं। आज गरीब और किसान मजदूर परेशान है, देश में आम आवाम छोटे लोग परेशान हैं। ठीक है स्वामीनाथ जी, चलिए मैं रोकूंगी बीच में, वापस आती हूँ। पुष्प कुमार साहू जी, मुझे ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण सवाल अगला आपसे, और इसलिए क्योंकि देखिए ये सारी बातें पहले भी आती थी, ये सारी बातें आज भी आ रही हैं। मुद्दा मुख्य रूप से इस चीज का है कि रोजगार को लेकर सब लोग संपन्न कैसे होंगे, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, किन चीज़ों पर पहले काम किया गया वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो क्यों नहीं हो पाई। देखिए मुझे कुछ ऐसे आंकड़े आते हैं जहन में, शहरी क्षेत्र में देखें तो ग्राफ में थोड़ा सा कमी आई है, मतलब लगा कि हाँ ठीक है स्थितियां थोड़ी सी ठीक हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुई। उधर आप ओवरऑल पूरे भारत में देख लेंगे तो वो बेरोजगारी दर में वृद्धि ही हुई है। तो ओवरऑल सिनेरियो, क्योंकि देश की जब सरकार होती है तो वो पूरे देश के लिए सोचती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जहां तक रोजगार की बात है तो कोविड के टाइम से आप ले लीजिए, हम तो ये 10 साल का भी जिक्र करेंगे, तो पूरी चीजों का ओवरऑल एक सिनेरियो अभी तक वर्तमान स्थिति में देखें, और अभी भी जिस तरह से कह रहे हैं बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, इसको किस तरह से देखते हैं, कैसे कम हो पाएगी, या आपके नजरिए से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर वर्कआउट करने की जरूरत है? बड़े बड़े बजट से और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने से सब चीजें सॉल्व हो रही होती तो मुझे लगता है बहुत सी चीजें तो आई हैं पर उसका सोल्यूशन नहीं निकला। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे देश में है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम कुछ टाइम में चाइना को भी सरपास करने वाले हैं इस चीज़ में। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार को कोई बिल लाना चाहिए, जैसे चाइना लेके आया था उसने आज कंट्रोल कर लिया। तो इंडिया में भी इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि हमारे का एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। मैं एग्री करता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम मतलब हमारे का बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत ख़राब है, जिसको नए रिफॉर्म्स लाके मजबूत करना चाहिए, प्रॉपर करना चाहिए। ये जो पेपर लीक होने की घटनाएं हो रही है ये नहीं होना चाहिए देश में। कॉलेजेस वगैरह की जो डिग्रीज़ हैं उनका थोड़ा प्रॉपर वो होना चाहिए, मतलब बस ऐसी बांटी जा रही है देखा जाए तो, उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रिजर्वेशन। हमारे देश में रिजर्वेशन बहुत है और सारी सरकारें रिजर्वेशन के बेसिस पे ही आती है, लेकिन रिजर्वेशन को हटाना चाहिए। जनरल वाले और जो मतलब एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता रिजर्वेशन की वजह से, और जो कम मार्क्स लाते हैं उन्हें रोजगार मिल जाता है। तो एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करता है देश में। बाकी हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज़ में बहुत सारे डेवलपमेंट्स करे हैं, आगे भी कर रहे हैं, उनके प्लान्स अच्छे हैं। अभी कोविड के बाद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारा हुआ है वो बाकी देशों के मुकाबले बहुत तेजी से हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए वर्कआउट कर रही है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, अलग अलग गरीबों के लिए योजना लेके आ रही है। तो इससे रोजगार भी बढ़ रहा है और बाकी चीज़ें भी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जिनको जाना पड़ रहा है, उनके पास वो चीज़ें नहीं है। आप देखिए बीच में हालांकि ठीक है सब कहा जाता है आत्मनिर्भर बनिए, स्वरोजगार करिए, तो लेकिन क्या होता है जब कोई बहुत एजुकेटेड है ना तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या फुलफिल हो पा रही हैं, हमें वो भी देखना पड़ेगा। उनकी स्थिति तो और ज़्यादा ख़राब है। जैसे जो आप जैसे बात कर रहे हैं आईआईएम्स की बात कर रहे हैं आप, आईआईएम्स या फिर जो हाईली एजुकेटेड है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक डिग्री है, वो अब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आगे जाना चाहते हैं, अब आप उनको ऐसी जगह पे बिठा दीजिए कि वो मन मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो एक आत्मनिर्भर बनने की बात है, स्वरोजगार की बात है, आपने कह दिया बहुत सारा हमने एजुकेशन लिया हुआ, अब आप पकौड़े तलिए। देखिए बुराई नहीं है, वो भी किसी का काम है, लेकिन क्या उससे हम उस डेवलपमेंट पे पहुंच जाएंगे? क्या हम उसको रोजगार के उसमें ले आए? क्या उससे हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी? हर चीज का एक प्रारूप बना होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से 100% एग्रीड हूँ इस चीज़ को लेके। गवर्नमेंट को उस चीज़ पे विचार करना चाहिए, लेकिन अगेन वही दिक्कत है कि हमारे देश में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एम्प्लॉयमेंट के कुछ माध्यम नहीं है। अब मतलब इंसान को सेटल करना पड़ रहा है जहाँ पे वो सेटल मिल रहा है, जहाँ पे उसे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसे वहीं सेटल करना पड़ रहा है, मतलब वो अपने मन का नहीं कर पा रहा है इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी। इसका कारण यही है कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है देश में शुरू से, और जनसंख्या कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ठीक है, दीपक जी आवाज़ पहुँच रही है मेरी?
जी पहुंच रही है। दीपक जी, रोजगार को लेके क्या मानते हैं आप? बहुत सारी बातें पहले भी हुई हैं, अभी भी हुई हैं, हम तो पिछले 10 सालों को भी देख रहे हैं, तब भी वही चेहरा वही नेतृत्व था। आज भी सिर्फ एनडीए की सरकार हो गई है, लेकिन चेहरा, नेतृत्व, वो कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। यही भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी, बहुत सारी चीजों को लेकर आई। यही भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है कि हम बहुत सारी चीजों पर, डेवलपमेंट पर काम करेंगे, बहुत सारे बजट की बात कर रही है। लेकिन कितने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख लिए इन 10 सालों में जिसमें बहुत सारा रोजगार मिला, बहुत सारा सेटिस्फैक्शन मिला। मैं इस बात पे सवाल नहीं कर रही हूं कि कुछ भी नहीं हुआ, हम बढ़े, ग्रोथ हुई, लेकिन वो मुद्दा आज भी जस का तस बना हुआ है। क्या मुख्य कारण मानते हैं? नमस्कार भारती जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं कि आज बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से लोकसभा 18वीं लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी चुन लिए गए। अगर आपको ध्यान हो राखी जी, हमने इस मुद्दे पे बात करी थी और एक मैंने अपनी तरफ से बीजेपी के लिए सजेशन रखा था कि उनको ओम बिरला जी का नाम आगे सजेस्ट करना चाहिए और डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को दे देना चाहिए। अब आपकी मैं सवाल पे आता हूँ। आपने एक सवाल पूछा कि रोजगार के ऊपर देश में क्या हो रहा है और बीजेपी ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या करा। मैं आपसे पहले तो एक बात ये कहूंगा कि अब एनडीए गवर्नमेंट नहीं है, पिछले 10 साल में भी एनडीए गवर्नमेंट ही थी, लेकिन इसको रूप जो पेश करा गया वो मोदी सरकार करके पेश करा गया। ठीक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो सब तो हमारे टाइम के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जनरेशन बढ़ेगी, पब्लिक बढ़ेगी, हमारी एजुकेशन लेवल को हम ठीक करेंगे, जो ठीक नहीं हो पा रहा है लेकिन करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ ग्रोथ होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पुल भी बनाने पड़ेंगे, हमें रेलवे भी बनानी पड़ेगी, हमें शिप्स भी चाहिए, हमें एरोप्लेन भी चाहिए, हमें एयरपोर्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन इन सबके रोजगार को हम रोजगार नहीं मान सकते, क्योंकि रोजगार वो है जिससे कि एक बेसिक नीड पूरी हो। आज आप देखिए ना राखी जी, एजुकेशन का लेवल क्या रह गया। 2020 में जब कोरोना आया तो हमने कहा कोरोना 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 कोरोना, आज हम 2024 में आ गए। 2024 में भी अगर आज हम कोरोना को लेकर ही सोचते रहे कि कोरोना होने की वजह से हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की सहूलियत नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ना। लोगों की सहूलियत के लिए ही तो सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है? उसे पूरे देश के लिए सोचना है, पूरे देश में रोजगारों के बारे में सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी नौकरियां सरकार ही देगी, सरकारी जॉबों में सब जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जाएंगे, पीएसयू सेक्टर में भी जाएंगे, सरकारी सेक्टर में भी जाएंगे और अपना खुद का रोजगार भी करेंगे। लेकिन स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो आज स्टार्टअप इंडिया को अगर हम ग्राउंड, देखिए ऐसा है राखी जी, सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में ना 2 चीजें हैं। एक है कागज, जिसके ऊपर सारी प्लानिंग बनी, सारे बजट्स बने, सब एलोकेशन हुई और सब डिस्पर्समेंट हुई, चाहे वो किसानों के लिए लोन हो, मुद्रा लोन हो, चाहे स्टार्टअप लोन इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ग्राउंड पे क्या हुआ? ग्राउंड पे काम नहीं दिख रहा ना। जबकि 10 साल में ये सरकार फुल मेजोरिटी में थी। 2014 में से पहले, 2004 से 2014 जब यूपीए की सरकार थी, वो फुल मेजोरिटी में नहीं थी, ठीक है ना। उस टाइम पे भी वो एक अलायंस में थे। आज 2014 से लेकर 2023 तक हम 10 साल के अंदर पूरे फुल मेजोरिटी में रहे। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, एक छोटी सी बात, कि हम सिर्फ हिंदुत्व के पीछे लगे रहे, हम राम मंदिर के पीछे लगे रहे, हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम की चीजों के पीछे लगे रहे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। विपक्ष कमजोर था तो अपनी बात को कहने की क्षमता नहीं रख पाया। सत्ता पक्ष इतना मजबूत था कि वो अपने नशे में चूर था, उसको समझ में नहीं आया कि हमने डेवलपमेंट दिखानी नहीं है, हमें करनी है, हमें लोगों की जेब में पैसे देने हैं। हमने लोगों को प्लास्टिक मनी की आदत डाल दी। लोगों को रोजगार कहाँ मिला? जो अच्छे पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, जो आईआईएम है, आईआईटी है, अगर अभी 6 महीने पहले की एक रिपोर्ट थी कि बीएचयू में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही। अब आप सोचिए, बीएचयू, आईआईटी, आईआईएम के बच्चों को अगर प्लेसमेंट पूरी नहीं मिलेगी तो एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक लोकल मैनेजमेंट कॉलेज में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कैसे नौकरी मिलेगी? और रही बात जहां तक पकौड़े तलने की, तो आप एक बात बताइए, पकौड़े तलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सारी दुनिया पकौड़े नहीं तल सकती, सारी दुनिया परचून की दुकान नहीं खोल सकती। सबके अपने अपने काम बटे हुए और सबके अपनी अपनी एक डायरेक्शन है काम करने की। आज हमारे देश में अगर हम उठा के देखें कि देश में कितने लोग बाहर गए पिछले 10 साल में नौकरी करने के लिए, क्यों गए? जब हमारे देश में पढ़े, हमारे देश में पैदा हुए, हमारे देश में पले बड़े हुए, तो उनको बाहर जाके नौकरी क्यों करनी पड़ी? इसका हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली ना, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली ना, वो अपॉर्चुनिटीज कहीं दिख नहीं रही है। और सरकार को अगर इसमें अभी भी सरकार नहीं सोचेगी तो ये सरकार को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, और इससे सबसे बड़ी डिफिकल्टी इस देश के लोगों को होगी। आज की डेट में इस देश में कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना, उसमें 1,29,000 रुपए का कर्जा है। आप समझ लो बात को, 1,29,000 रुपए का कर्जा एक बच्चा जो इस देश में पैदा होता है उसके ऊपर लग जाता है। इसका जवाब कौन देगा? किसी के पास है जवाब? कोई है इस चीज का जवाब देने वाला? पिछले 10 साल के अंदर की मोदी जी ने या सीतारमन जी ने क्या करा?
नहीं है ना लोगों के पास जवाब। तो इस पे जवाब ढूंढना है, और विपक्ष को भी अब इन्हीं मुद्दों पे लड़ना है। विपक्ष को हिंदू मुस्लिम से अलग हटना पड़ेगा, जातिवाद से अलग हटना पड़ेगा, रिजर्वेशन की बातों से अलग हटना पड़ेगा। मेरे साथी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि इस देश में रिजर्वेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इशू है। बिल्कुल है। रिजर्वेशन जो बनाया गया था जब हम देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे जब रिजर्वेशन बनाया गया था, वो इस सोच से बनाया गया था कि उस टाइम पे एक तबका था जो बहुत ही डाउनग्रेड था, तो उसको सपोर्ट देने के लिए कि उसका एजुकेशन स्तर ढीला कम था, और उसको एक सपोर्ट देने के लिए कराया गया था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कैपिटल इनकम के हिसाब से, कैपिटल एसेट्स के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जिनको रिजर्वेशन मिल रहे हैं ना, उनकी कैपिटल एसेट, उनकी कैपिटल इनकम ज्यादा है नॉन रिजर्वेशन। बिल्कुल दीपक जी, एक बात तो है, देखिए इस बात का मैं समर्थन करूंगी, और इसलिए करूंगी क्योंकि मैंने यही बात पहले कही थी कि जो बहुत एजुकेटेड हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं है। मैंने भी ये भी बात कही है कि पकौड़े तलने को हम गलत नहीं कहते। देखिए जिसको जैसा जो काम मिल रहा है वो कर रहा है, लेकिन जब कोई बहुत बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वो किस इंटेंशन से इतनी फीस पे करके वो आया है, वो आगे फ्यूचर अपना अलग देख रहा है, अब उसे हम कह दें कि पकौड़े तलेंगे, तो आप समझिए वो नहीं हो सकता, वो हर जगह पे और इसी से सक्सेस नहीं हो सकती। ये गवर्नमेंट को सोचना होगा कि आप उन चीजों पर वर्कआउट करें। मैंने भी इसी बात को बोला, इसलिए मैं इसका समर्थन करूंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, गवर्नमेंट को ही सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, वापस आती हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए बड़ा सवाल है रोजगार, जो एक ऐसा मुद्दा है जो कभी शायद खत्म नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ये मुद्दा कभी खत्म होगा, क्योंकि पहले से अभी के टाइम को कंपेयर करें तो वो बढ़ा भी घटा भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज तो हम ग्रोथ की तरफ हैं। पिछली चीजों से कंपेयर करके चले तो आज कहते हैं कि आर्थिक रूप से भी हम बढ़े हैं। मोदी सरकार ने 10 साल में जो काम किया उसमें डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ काम नहीं हुआ। सरकारी योजनाओं के जरिए रोजगार मिला, लोन आधारित के जरिए रोजगार मिला, इंप्लीमेंट कितना हुआ। यदि हम बढ़े हैं या बढ़ाने की कोशिश की है, तो फिर आज भी हम पूरे ओवरऑल कंपैरिजन में बेरोजगारी बढ़ी हुई क्यों है? कैसे इसको रोक सकते हैं? देखिए राखी जी, बहुत सारे मुद्दे और इस पैनल में भी बहुत सारी बातें आई हैं। सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता की तरफ जो बात कही है उसकी तरफ बोलना चाहूँगा। निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं जो प्रीवियस सरकार और वर्तमान सरकार ने लागू किया, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप हो, तमाम चीज़ों। अब आप इसका बहुत सारा जो है आपने देखा होगा कि बहुत विज्ञापन और तमाम चीज़ों की तरफ बड़े ज़ोर शोर से इस चीज़ को सामने लाया गया। ऐसा लगने लगा कि हिंदुस्तान में निश्चित रूप से चाहे स्वरोजगार के जरिए हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में हो, निश्चित रूप से रोजगार बढ़ना चाहिए था। स्किल डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल, एक बार रिपोर्ट पढ़ रहा था, TCS का ये था, उनके पास बहुत सारे पद खाली हैं लेकिन स्किल्ड लोग नहीं। अब आप ये देखिए तो सब ये जिम्मा किसका है? सरकार का है। आप 10 साल में एक कोई भी एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपने किया है, लेकिन सवाल ये कि वो धरातल पर कहाँ उतरा है? सबसे बड़ी बात, धरातल पर कहाँ उतरा है? अगर नहीं उतरेगा तो आप देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम से कम 90% लोग जो है रोजगार पाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, दुकानदार हैं, 2 आदमियों को रख लेते हैं, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं, इनमें गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी MSME सेक्टर में भी कमी आई है। बहुत सारी जो छोटे और मझोले उद्योग बंद हुए हैं, और वो इसलिए हुए हैं कि हो सकता है कि सरकार की पॉलिसी की वजह से उनको परेशानी हुई हो। आखिर ये उद्योग बंद क्यों हुए? क्योंकि इसमें बहुत सारे रोजगार में लोग काम करते रहते हैं, मजदूर हैं, जो एक तरह से स्किल्ड वर्कर में आप समझिए ITI वगैरह के लोग भी हैं, ये सब करते रहते हैं, लेकिन इनका जो है इनमें भी गिरावट दर्ज की गई। देखिए आज की डेट में जिस तरह से आबादी बढ़ी हुई है, बढ़ती जा रही है, युवा जो है बढ़ते जा रहे हैं और रोजगार की समस्या उनके सामने होती जा रही है। हम सारे मुद्दे नारों से अलग हट करके इस सरकार को, जो तीसरे टर्म में मोदी जी की सरकार बोली है, NDA के अलावा हम मोदी जी मानेंगे। उसका एक कारण भी है कि पूरी गारंटी तो मोदी जी ने दिया था, तो उन्हीं को लोग मानेंगे, और फ्रंट पर तो वही है फेस। तो हमें ये लगता है कि अगर 2047 का आपने रोड मैप तैयार किया है और बेरोजगारी दर ऐसे बढ़ती रही, तो उस रोड मैप को कैसे आप अचीव करेंगे? बिल्कुल, कुछ इक्का दुक्का बहुत सारी जगहों पर आपको सफलता मिली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बहुत बड़ी आबादी जिसको रोजगार चाहिए, वो एक बहुत बड़ा संकट है, और आने वाले समय का जो राजनीतिक सिनेरियो होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा और बढ़ के सामने आएगा। क्योंकि ये लोग जो है युवा अगर खाली होंगे, सड़कों पर होंगे, तो निश्चित रूप से आपको लेकर के आक्रोश होगा, और इसको देखने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि जो वर्तमान सरकार, जो आज की डेट में NDA की सरकार है,
उसको बाकी सब मुद्दों से हटा करके कम से कम जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर, विभिन्न सेक्टर्स पर, तमाम चीज़ों पर काम करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप फ्री बीज के जरिए लोगों को पैसा भेज दिए और रोजगार मिल गया, ऐसा थोड़ा ही होता है। किसान जो है अपने खेतों में काम करता है, तमाम चीज़ें, बहुत सारे लोग उससे जुड़े रहते हैं, उनको भी देखना होगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए जो आपने आंकड़े पेश किया है अभी, और उसमें देखा गया है कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो उसका मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा युवाओं का एक बहुत बड़ा ये जो है एक जो है पूरा युवा समुदाय जो है, जिसकी आबादी लगभग, हम कहते हैं भारत एक युवा देश है, 40% से ऊपर हमारे यहाँ यूथ हैं, और एक बहुत बड़ा मैन पावर है। इस मैन पावर का उपयोग करने के लिए आपने क्या बनाया? सिर्फ बजट में प्रावधान कर देने से नहीं होता है, ज़मीनी स्तर पर भी इन सारी चीज़ों पर होना चाहिए। हमें लगता है कि सरकार विज्ञापनों के जरिए न चले, बल्कि धरातल पर चलना चाहिए। ये मुद्दा किसी सरकार को हम दोषी नहीं मान सकते हैं, लेकिन जो भी सरकारें आती हैं जनहित में काम करती हैं, लेकिन उनका तौर तरीका क्या है, उस तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। आने वाले समय में राखी जी, ये पूरी जो सरकार है एनडीए की तीसरे टर्म की सरकार है, अब तो इनकी 2 टर्म के बाद अब तीसरे टर्म में ज़्यादा जवाबदेही बन जाती है कि इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीरता से विचार करें। जो स्किल्ड लोग हैं, आप देखिए स्किल्ड ही नहीं है, और जो स्किल्ड है वो बाहर चले जाते हैं। आपने देखिए पिछले सालों में आपने देखा होगा कितने लोग बाहर चले गए और वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास उस तरह का जो है कोई टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये सारी बातों को समझने की ज़रूरत है, और हमें लगता है कि सरकार को अब गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो स्थितियाँ बड़ी भयावह होंगी। बिल्कुल ठीक है। दीपक जी 1 मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आऊंगी आपके पास। एक छोटा सा सवाल है मेरा। ठीक है, खेमचंद जी पहले अपनी बात रखिए। देखिए, अभी आदरणीय महोदय ने काफी अच्छी बातें कही और काफी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, जिसको मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। मैं खुद से टेक्नोक्रेट हूँ, खुद से नौकरी पैसे वाला हूँ, और ये कह देना कि हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब वो भारत नहीं है, अब भारत बदल चुका है। अब यहाँ पे स्पेस में भी अपॉर्चुनिटीज है, मेडिकल में भी अपॉर्चुनिटीज है, रिसर्च में भी अपॉर्चुनिटीज है, और यहाँ पे आप साइंस टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और 5G टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने खुद से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाई है, तो 5G और 6G जैसी टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटीज है, R&D आप वो किस माध्यम से भरी जाएंगी? सवाल ये है ना खेमचंद जी, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे? खेमचंद जी से हाँ पूछिए। पूछ लीजिए दीपक जी, मैं जवाब दूंगा। क्योंकि जवाब थोड़ा सा मेरे को एक चीज बताएंगे, एक छोटी सी बात बताएंगे। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ पे आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब टेक्नोलॉजी में सब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ करने को है। थोड़ा सा मुझे आप ये डाटा देके दे पाएंगे कि पिछले 10 साल में आईटी इंडस्ट्री में कितने लोगों ने दिल्ली इंडिया से बाहर जाकर के नौकरी ली है और कितने लोग वापस आए हैं? आप ये डाटा चेक करें। देखिए, जो बच्चे ने 25 से 40 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च करे हैं, उसने इंडिया में कितनी नौकरियों पे आज पोस्टेड है, जरा पता तो दीपक जी ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। तो सबसे पहले तो ये कहना गलत है कि भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं है, भारत में एम्पल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ये बात सही है। जो दूसरी बात बोली थी कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन स्किल मैच नहीं कर पा रहा है, स्किल की अभी भी कमी है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले 10 साल में, क्योंकि ऐसा पीरियड गया 50 साल का जिसमें स्किल पे काम ही नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट कर लो, चीजें बाहर से ले लो, खरीद लो, अपने यहाँ पे बनानी है, अपने यहाँ पे करना है, अपने यहाँ पे स्किल बनाना है, उस पर काम नहीं हुआ। तो वो गैप अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए। हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, हम लोगों ने स्किल इंडिया शुरू किया, हम लोगों ने, अब आप देखेंगे कि जो विश्वकर्मा योजना के तहत जो एक यूनिक स्किल हमारे गाँव में, हमारे रिमोट एरिया में पाया जाता है, उसको शार्पन करने के लिए, उसको मार्केट प्रोवाइड करने के लिए, उसको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, वहां पे भी इन्वेस्ट करने के लिए हम लोगों ने सहयोगात्मक चीजें करी। MSME में हम लोग पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, और आपने भी देखा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स इंडस्ट्री को दिए गए, ताकि प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो उसके साथ गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए और उससे बहुत अच्छे परिणाम आए। अब ये कह देना कि हाँ कुछ चीजें हैं कि हमारे देश से लोग बाहर जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या कितनी रह गई है? चलिए, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पर ठीक है, आप लोगों ने बजट रखा है, तमाम चीजें रखी हैं, वो एक वक्त की बात होगी। खेमचंद जी 1 मिनट, क्योंकि सवाल नहीं हो पाएगा ना, समय की भी सीमा है, मैं समय दूंगी आपको, बस 1 मिनट रुकिए। स्वामीनाथ जायसवाल जी,
मुझे लगता है एक अच्छा विपक्ष भी इस बार हमें मिला है। मुझे वो याद आ रहा है, राहुल गांधी कह रहे थे इलेक्शन के टाइम पे, या कांग्रेस कह रही थी वो 30 लाख नौकरी, कुछ हो पाएगा क्या उसका? वो आप लोग किस प्रोसेस से लाने वाले थे या करने वाले थे, या आपका वादा था? तो कम से कम मजबूत विपक्ष है, बोल के तो करा ही सकते हैं, यदि हो जाए तो कुछ तो हो, कहीं से तो मिले। राखी जी, मैं बताया कि विपक्ष अभी अपोजिशन लीडर के रूप में राहुल गांधी जी ने आज संभाली है, और जो हमारा मुद्दा है यही मुद्दा है जो हम बोले हैं जनता के बीच। आज बता भी रहा हूं कि रेलवे के पद खाली हैं, और पूरे सेक्टर में जो 35 लाख नौकरियां का पद खाली है उसको भरने के लिए हम लोग अपना कमर कस लिए हैं कि सरकार को हर नाम उम्मीदों पर उम्मीद खड़ा करने के लिए उनको किसान से लेकर हर युवाओं का बात को, जज्बात को 42.5% 25 साल के कम उम्र वाले स्वामीनाथ जी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन भर्तियों को भरने की बात कर रहे हैं आप, उसका प्रोसीजर क्या होगा? पात्र लोगों को मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या फिर ऐसे उसके भी पेपर लीक हो जाएंगे? बहुत बड़ा प्रोसेस है। उठाना देने का काम प्रधानमंत्री को अगर हमारी सरकार आती तो हमारा वादा था 5 गारंटी या 25, हमारा जो वादे थे हम पूरा करते। जिस तरह से राखी जी इन्होंने वादा किया, जवाब दूं, हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, आपके पास कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है। बहुत सीधा सटीक सा सवाल था मेरा, उसको इधर उधर मत करिए। बहुत सीधी सीधी चर्चा है, मैंने तो किसी को आरोपित भी नहीं करा है अभी तक। से 15 लाख तक करीबन लोग विदेश का नागरिकता ले लिए और देश छोड़ने का काम किए। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, ये भारत का सबसे गिरा 10 साल का नीति और नियम। जिस तरह से सरकार अगर गरीबों और मजदूरों और किसानों, स्वामीनाथ जी 1 मिनट, ठीक है खेमचंद जी 1 मिनट रुकिएगा। शिव कुमार जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। शिव कुमार जी बोलिए। तलवाने की बात करते हैं, इंजीनियरिंग और डॉक्टर पीएचडी करके पकौड़ा तले तो देश का दुर्भाग्य। ठीक है सर, उसी पे हैं, उसी मुद्दे पे हैं, उस चीज को उठा चुके हैं हम, उसी का जवाब ले रहे हैं। स्वामीनाथ जी, जो आप कह रहे हैं ना कि कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करके पकौड़ा कैसे तल सकता है? नहीं पकौड़ा तलेगा तो ये सरकार अपने मंसूबे पर चला कहाँ? 10 साल तक काम अपना कहाँ गिना है? खेमचंद भाई भी नहीं गिना पा रहे हैं। ठीक है 1 मिनट रुकिएगा स्वामीनाथ जी, प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देश का दुर्भाग्य है कि ये लोग नौकरी के नाम पर ठगे हैं लोगों को। 2 करोड़ नौकरी सर, प्लीज वाली बात नहीं समझ में आती है, मुझे ऐसा लगता है, प्लीज वाली बात समझ ही नहीं आती है। प्रति वर्ष बोले तो बता दे कि 2 करोड़ नौकरी दिया हूं सरकारी, सारे ठीक है स्वामीनाथ जी, बस सर, बस ये गंगा जल पर भी जीएसटी लगा दिया। ठीक है सर, बस मैं ऑडियो बंद करवा दूंगी। मतलब आप, मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही सर। आज डेटा दिया जा रहा है, 51 करोड़ शिव कुमार जी डेटा दिया जा रहा है, 20 करोड़। 1 मिनट खेमचंद जी बोलने का वक्त दूंगी। 1 मिनट रुकिए, सभी लोगों को बोलना है ना, प्लीज 1 मिनट रुकिए। एक साथ मत बोलिए, प्लीज। और नाली में पाइप डालो, गैस निकल जाएगा और जलाकर पकौड़ा। योजना के माध्यम से रेडी पटरी वालों को मजबूत किया, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया है। 20,000 करोड़ लेके आई थी कोरोना काल में लोन देने के लिए, 20,000 करोड़ कहाँ गया? पीएम केयर फंड का आज तक हिसाब। सर आप लोग यहाँ पे ना फोकस क्यों कर रहे हैं? पकौड़ा तलने वालों के पास कोई काम, मुझे एक बात बताइए, वो भी काम है, जो जिसको सूट कर रहा है वो काम कर रहा है। सवाल इस बात का है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके यदि पकौड़ा तलना पड़े, डॉक्टरी करके एमबीबीएस करके पकौड़ा तलना पड़े, वो सवाल है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है उस पे बात करिए ना। पकौड़ा तलना कोई बुरी बात नहीं है सर, जो जिसके जॉनर में आएगा वो करेगा, उस पे सवाल तो मत उठाइए कम से कम। ऐसा लग रहा है कि वो चर्चा का विषय बन गया कि पकौड़ा जो तलते हैं वो बहुत गलत है। दुर्भाग्य है, पे काम कर रही है। ठीक है, प्लीज इधर उधर प्लीज रुक जाइए 1 मिनट। शिव कुमार जी अपनी बात रखिए। सारे संस्था को बंद कर दीजिए, पकौड़ा केंद्र बना दीजिए पूरे भारत को। पकौड़ा खाने वाला कौन रहेगा? तेल और भाव, बेसन का भाव कितना रेट बढ़ गया, 200-250 किलो अरहर दाल हो गया, सारे सामान का। सर आप नहीं खाते हैं, आपको नहीं पसंद है, बाकी लोग खाते हैं सर। प्लीज जाते होंगे आप भी चौपाटी घूमने, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्यों रोजगार की चर्चा को इधर उधर ले जा रहे हैं? मत बहस करिए मुझसे प्लीज सर। स्वामीनाथ जी प्लीज मुझसे तो बहस कम से कम मत करिए, मैं ऑडियो बंद करवा दूंगी सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इतने सारे प्लीज तो किसी को नहीं बोलना पड़ा जितने आपको बोल दिए मैंने। शिव कुमार जी देखिए, एक्चुअली बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो बहुत ही जटिल मुद्दा है,
और निश्चित तौर पर मुझे जहां तक याद है कि ये स्टार्टिंग से लेके स्वतंत्रता के कुल 1-2 इलेक्शन के बाद ही ये मुद्दा और महंगाई का मुद्दा कितनी सरकारें आई और चली गई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन आज तक इसका सही सलूशन, बीच में सरकारों ने काम भी किया, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार इसका ठोस परिणाम नहीं दे पाई। निश्चित तौर पर अगर आज की परिस्थिति की बात कर पाए तो जैसा यहाँ पर कुछ लोगों ने बोला है कि स्केल, देखिए निश्चित तौर पर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही वीक है, और जिसका जब आप में इंटेलिजेंसी नहीं होगी, जब आपको उसका ज्ञान नहीं होगा, मैं भी प्रोफेसर रहा हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं जानता हूं कि जिन बच्चों की कैपेसिटी नहीं है टीचर बनने की, वो भी टीचर बनते हैं, तो परिस्थितियां कैसी होंगी आप सोचिए। ये यहाँ मैं एक पार्टी या एक उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकली हिसाब से, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक आम नागरिक के तौर पर। ठीक है, मैंने तो महसूस किया है, अगर एजुकेशन स्टैंडर्ड, और इसमें मैं दोष देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो प्राइवेटाइजेशन को जो बढ़ावा एजुकेशन में मिला है, पहले मैं भी पढ़ा हूं, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, टीचर पढ़ाता था और वो समझ में आता था, और वो एक टेक्निक से पढ़ाता था कि बच्चे समझते थे, और हमें ये वो होती थी कि अगर हमें समझ में नहीं आता हो तो वो हम उससे पूछते थे। आज का एजुकेशन सिस्टम कैसा हो गया है? हाँ ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है, एक ऐसा विषय है जिस पर अभी हम और 2 घंटे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो हम कर नहीं पाएंगे। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया खेमचंद जी, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि अभी अपॉर्चुनिटी भी है, स्किल पे काम किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए पूरा रोड मैप है, और भारतीय जनता पार्टी उसमें काम कर रही है। क्योंकि पिछले समय में जो काम होने चाहिए थे 50-55 साल में हुआ नहीं, इसके डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया, ज्यादातर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया गया, खरीदा गया, अपने यहाँ पे बनाने में उनको ऐसा लगता था कि भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मेक इन इंडिया के तहत अभी आप देखेंगे क्यों अभी जितने भी डिफेंस या जितने भी PSU उनकी वैल्यूएशन 3-4 गुना ज्यादा क्यों बढ़ी? क्योंकि लोगों में विश्वास जागृत हुआ है, लोगों को पता चल रहा है। ठीक है खेमचंद जी, विश्वास आज आप ऐसे को देखिए, आज लोगों में जो विश्वास यदि है, आपको लगता है बना हुआ है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट के साथ, बहुत सारी प्लानिंग्स के साथ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको धरातल पर उतारने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। जैसा कि पैनल में सभी लोग कह रहे थे, यदि उस पर काम करेंगे तो और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा, और ज्यादा विश्वास बढ़ेंगे तो शायद रोजगार भी बढ़ जाए, और रोजगार बढ़ेगा तो मुझे लगता है इस देश का भी बहुत अच्छे से विकास होगा। क्योंकि 2047 का जो एक संकल्प है, वहां तक कैसे उसको विकसित भारत बनाने की जो बातें कैसे होगी, जब जनसंख्या बढ़ रही है, जब इस चीज को हम देख रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल क्या करना है वो भी सरकार को देखना है। उसके बाद रोजगार के इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार को देखने, तो जिम्मेदारियां और चुनौतियां तो आपकी हैं और इस पर काम करने की जरूरत है। दीपक जी वापस नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय हो गया है, मैंने पहले ही कहा बड़ा मुद्दा है लेकिन समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए 10 सालों में कितना बढ़ा और घटा रोजगार, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि आने वाले समय में इसको किस तरह से इंप्लीमेंट आप करा के जाएंगे। कई सारी योजनाएं हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखना है। सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती है, अब उसमें ये कितना सफल होते हैं ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।